नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है बिहार, जिला है गोपालगंज, थाना मांझा, गांव दानापुर। गोपाल के मांझा थाना क्षेत्र के दानापुर गांव में एक प्राचीन दानेश्वर नाथ मंदिर है। गांव वाले शिवलिंग को, जो शिव मंदिर का शिवलिंग है, उसको स्वयंभू बताते हैं, यानी अपने आप से प्रकट हुआ, और इसकी क्षेत्र में बहुत मान्यता है। गोपालगंज को जोड़ने वाली एनएच दानापुर गांव को दो भाग में बांटती है। दानापुर पुराना टोला, उसमें अल्पसंख्यक आबादी है, और नया टोला हिंदू आबादी या हिंदू बाहुल क्षेत्र है। ये शिव मंदिर पुराना टोला यानी मुस्लिम आबादी के क्षेत्र में बना हुआ है। बहुत पुराना और प्राचीन मंदिर है। मैं इसलिए इसकी जो टोपोग्राफी और ज्योग्राफी बता रहा हूं ताकि मामले को समझने में आपको आसानी हो। हुआ कुछ यूं कि 10 दिसंबर 2023 को मंदिर के पुजारी मनोज ये रात में अचानक गायब हो गए। एक आध दिन देखने के बाद घर वाले और गांव वाले वो थाने पर गए कि साहब मनोज अचानक गायब हो गया। पुलिस ने कहा ठीक है, जाइए ढूंढिए, पहले आप ढूंढ लीजिए, तब हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। जो पुलिस करती है वही पुलिस ने किया। किसी भी तरह टालो, किसी भी तरह इसको खिसकाओ, आ ही जाएगा। क्यों इतनी मेहनत करनी पड़े, एफआईआर लिखें, विवेचना के लिए मौके पर पुलिस जाए, 10 लोगों के बयान नोट करे, फिर पता लगाने की कोशिश करे, पता लगा अपने से गया है, 3 दिन में लौट आया, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये सोच है, और सबसे अधिक बदनामी पुलिस की इसी सोच के लिए है। जब ये कहा जाता है कि साहब हम गए, हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई, जब हम गए हमारी बात सुनी नहीं गई, जब हम गए मामले में टाल मटोल की गई। हो सकता है ये कभी कभी सच हो जाए कि कोई गायब हुआ, 4 दिन बाद लौट आया, लेकिन जिसके साथ अन्यथा कोई दुर्घटना हो जाएगी वो जिंदगी भर पुलिस के दिए इस जख्म से उबर नहीं पाएगा, निकल नहीं पाएगा, बाहर नहीं हो पाएगा। बहुत कोशिश की लोगों ने, तो एक गुमशुदगी पुलिस ने लिख ली। जिस परिवार से ये मनोज पुजारी वहां के जिस परिवार को बिलोंग करते थे, वो जो दानापुर के एक तरफ वाला भाग है, नया टोला जो है, उसमें जहां हिंदू आबादी रहती है वहां ये पुजारी लोग भी रहते हैं। और एक परिवार है जो उस मंदिर की पूजा अर्चना का काम बहुत सालों से, कई पीढ़ियों से करता चला आ रहा है। जो जीवित उसके लोग हैं, जिनके जो इसके कहते हैं खानदानी पुजारी हैं, वो बैजनाथ के 4 बेटों में सबसे छोटे बेटे हैं। मंदिर की व्यवस्था, पूजा पाठ और तमाम सभी लोग जानते हैं कि बहुत ढेर सारे हर त्योहार में कुछ न कुछ होना। जिनकी आस्था है वो पुजारी के संपर्क में रहते हैं, व्रत के लिए, कथा के लिए, त्योहार के लिए, शादी ब्याह के लिए। तो तमाम शादी ब्याह से संबंधित जो आयोजन होते हैं अलग अलग, वो मंदिर में संपन्न कराए जाते हैं। इतनी आस्था होती है। तो बैजनाथ बहुत लंबे समय से वहां के पुजारी थे, लेकिन उन्होंने अपनी दोनों आंखों का ऑपरेशन कराया, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया,
जिसमें थोड़ी बहुत मेडिकल समस्या हो गई। उन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया और अपने सबसे छोटे बेटे मनोज को वहाँ का पुजारी घोषित किया और ये कहा कि जितना जो काम मैं मंदिर की पूजा अर्चना में करता हूँ वो मनोज करेगा। यंग है मनोज, हमारे ख्याल से 26 साल उसकी उम्र होगी, लेकिन वो साल भर से मंदिर की पूरी व्यवस्था करता रहा और उसकी छवि भी क्षेत्र में ये बन गई कि अपने पिता की तरह ही बहुत ही गंभीरता से या बहुत ही मन लगाकर ये मंदिर की सेवा करता है। तो उसका मान सम्मान भी भक्तों के बीच या जो लोग उस मंदिर से जुड़े हैं उनके बीच उसका मान सम्मान बढ़ने लगा। परिवार उस मंदिर से इस कदर जुड़ा हुआ है कि इतनी अटूट आस्था है उस मंदिर में कि बैजनाथ का बेटा, बड़ा बेटा अशोक, जब उस इलाके का ग्राम प्रधान हुआ, गांव का ग्राम प्रधान हुआ, तो उसने उस मंदिर पर लाखों लाख रुपए खर्च करके उसका पुनरुद्धार कराया। अब ये बताने का मकसद ये कि कितने लोग उस आस्था के कारण पुलिस पर दबाव बनाते रहे। ज्यादा दबाव बना तो पुलिस ने और लोगों ने उसके हत्या की आशंका भी व्यक्त की कि साहब इतने दिन बाहर होने का कोई मतलब नहीं है और हमें लगता है कि उसको मार डाला गया। पुलिस ने कहा अच्छा तहरीर दे दीजिए। उसमें लोगों ने कुछ धार्मिक तथ्यों के साथ या धार्मिक बातों के साथ कुछ लोगों पर आरोप लगाए पुराने टोले के। पुलिस ने उस प्रार्थना पत्र को फाड़ कर फेंक दिया। उन्होंने कहा दूसरी लिखो। अगले दिन दूसरा प्रार्थना पत्र भी लिखा गया, उसको भी फाड़ के फेंकवा दिया। उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, आप तीसरा प्रार्थना पत्र लिखिए। और फिर तीसरा प्रार्थना पत्र दिया गया। तब तक दिन हो गए 6। 10 दिसंबर को वो गायब हुआ था। पुलिस ने कोई इनिशियल काम नहीं किया। गांव के लोगों ने ही मंदिर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज से ये जानकारी की कि जो उनके पुजारी हैं मनोज, वो सीसीटीवी के हिसाब से 12 बजे के आसपास 12:40 पर वो बाहर आया पुजारी और उसने गेट में बाहर से ही ताला बंद कर दिया और उसके बाद फिर कभी उसके बारे में 1 घंटे बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद उसका कोई पता नहीं लगा। ये गांव वालों ने ही या परिवार वालों ने ये बात पुलिस को जाकर बताई गई और ये भी बताई गई कि उस मंदिर में जो नए लोग आते हैं उनको कंठधारी कहते हैं कि उन्होंने कंठिका धारण कर ली है, इसलिए वो मंदिर के सेवादार हो गए हैं। ऐसे 2 लड़के जिन्होंने वो कंठिका धारण कर ली थी, वो मंदिर के सेवादार हो गए थे और उनका नाम था हैप्पी और रवि। वो भी उसी मंदिर में सोया करते थे। दिन भर मंदिर की साफ सफाई और तमाम बहुत ढेर सारे जो काम होते हैं वो करते थे और वहीं पर सोते थे। गांव वालों ने, परिवार वालों ने उनसे भी बात की कि आखिर क्या हुआ ऐसा उस दिन। उन्होंने स्पष्ट बताया दोनों बच्चों ने कि देखिए उस दिन मनोज ने हम लोगों को जल्दी सो जाने के लिए कहा। सामान्य रूप से 11 बजे तक पुजारी जी यानी मनोज मोबाइल देखा करते थे और 11 बजे के बाद तब सोते थे या हम लोगों को कहते थे कि जाओ तुम लोग सो, मैं भी सोऊंगा। लेकिन उस दिन 10 बजे ही उन्होंने कहा कि तुम लोग सो जाओ, हम भी सो जाएंगे। हैप्पी रवि ने एक बात और बताई कि पुजारी जी के दिन में जो पहनावा होता है, वो जो गेरुआ रंग का वस्त्र ये जो भी पहनते हैं पूजा पाठ कराते समय, वो होता है। और शाम को सोने जब वो सोने जाते हैं या सोने के लिए वो सफ़ेद रंग की वो
जो लुंगी जिसे कहते हैं, तहमद भी जिसे कहते हैं, वो और बनियान ये पहना करते थे। और जाड़े के दिनों में वो एक स्वेटर सफ़ेद रंग का वो पहना करते थे। लेकिन उस दिन खाना खाने के बाद वो उसी पोशाक में थे जो शाम को पहनते थे, धोती कुर्ता या जो जो भी पोशाक था। उन्होंने सोने वाले वस्त्र नहीं पहने थे जो पहन के सामान्य रूप से वो सोया करते थे। ये भी उन दोनों के मुताबिक अचरज की बात थी, क्योंकि वो सोने की बात कह रहे थे लेकिन कपड़े उनके सोने वाले नहीं थे। फिर हम लोग सो गए। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। उसके बाद की जानकारी सीसीटीवी से ली गई तो 3 चीजें पुलिस के पास बिल्कुल स्पष्ट थीं कि उस दिन वो उन्हें कहीं जाना था, इसीलिए दबाव देकर उन दोनों सेवादारों को सुला दिया। उन्हें सोना नहीं था वहां उस दिन, कहीं और जाना था, इसलिए उन्होंने अपने रात्रिकालीन कपड़े जो पहन के, घर में सब आदमी सोने के लिए अलग अलग वस्त्र उसका होता है। सामान्य रूप से कुर्ता पजामा पहन के लोग सोते हैं, कुछ लुंगी बनियान पहन के सोते हैं, कुछ आजकल नए बच्चे जो हैं वो बरमुडा जो हाफ पैंट टाइप का होता है वो पहन के सोते हैं। सबका अलग अलग है, लेकिन सोने और दिन के कपड़े सामान्य लूज कपड़े पहने जाते हैं। बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी अलग कपड़े पहनते हैं। तो वो उनके कहने का, दोनों जो सेवादार थे उनका ये कहना था कि उस दिन पुजारी सोने के जो शयन के समय के कपड़े हैं वो नहीं पहने थे। आगे क्या हुआ ये लोगों ने सीसीटीवी में देखा कि साहब वो ताला बंद करके गए। ऐसा वो कभी नहीं करते थे कि सेवादार भीतर सो रहे हों और बाहर से ताला बंद कर दें। तब भी पुलिस की तंद्रा नहीं टूटी, पुलिस नींद से नहीं उठी, क्योंकि ये पुराना टोला मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का बड़ा और प्राचीन मंदिर है जिस पर आस्था बहुत लोगों की है। तो र्यूमर्स फैलने लगी, क्योंकि हर मंदिर, मस्जिद और ट्रस्ट, इन सब की जमीनों पर तमाम मुकदमे हैं सिविल के कि साहब प्राचीन मंदिरों के जमीन के कब्जा किए जाने, उस पर अवैध अतिक्रमण किए जाने, उस पर तमाम दुकानें इत्यादि बनाए जाने के संबंध में सभी धार्मिक स्थानों पर बहुत से मुकदमे चल रहे हैं। तो वो भी उससे अछूता नहीं था जो दानेश्वर नाथ शिव मंदिर था। और चूंकि वो मुस्लिम लोकेलिटी थी, आसपास दूसरे संप्रदाय के लोगों की ज़मीन थी, तो उनकी भी मुकदमेबाजी बहुत सालों से मंदिर के जो काम करने वाले पुजारी परिवार थे, बैजनाथ और उनके बच्चों, उनसे वो तमाम मुकदमे चल रहे थे। तो अफवाह होती है, न सिर होता है न पैर होता है, लेकिन अफवाह फैलने लगी कि साहब हो न हो उन्हीं लोगों ने मार दिया, जमीन का विवाद था। इसी बीच में 16 दिसंबर को, 11 को वो गायब हुए और 16 दिसंबर को मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर पुजारी मनोज का शव मिल गया। शव बुरी तरह से कटा फटा हुआ, आंखें निकली हुई, दोनों आंखें निकाल ली गई थी और प्राइवेट पार्ट उसके काट दिए गए थे, जीभ काट दी गई थी। सामान्य रूप से इस तरह का जो वेंजियंस होता है, इस तरह का जो प्रतिशोध होता है, वो अवैध संबंधों में ही होता है। खासकर जो प्राइवेट पार्ट्स के काटे जाने की बात होती, महिला पुरुष कोई भी हो, तो अवैध संबंधों को लेके ही होता है। सामान्य रूप से अपवाद सब जगह है। जैसे ही वो लाश मिली, वहां पर सांप्रदायिक बवाल शुरू हो गया। बवाल इतना गंभीर हुआ कि 20 थानों की फोर्स बुलाई गई
और इस बवाल को कंटेन करने के लिए पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी 16-17 दिसंबर 2023 को। पुलिस ने जब देखा कि ये तो बात जो वो सोच रहे थे वैसी नहीं, या जो टाल रहे थे वो उसकी वजह से ये बात बहुत आगे बढ़ गई। सिंपल काम जो पुलिस को गुमशुदगी के समय करना चाहिए था वो पुलिस ने उस समय किया कि साहब जब ये 11 बजे गायब हुए थे तो अंतिम कॉल किसकी थी, या दिन भर में कॉल किसकी की हुई थी, कहाँ मोबाइल जाकर बंद हुआ। भाई वो मोबाइल नंबर चाहे उसके पास हो, किसी के पास हो, कहीं हो, सीडीआर निकल आती है। वो आदमी हो न हो, खाली मोबाइल नंबर है, सीडीआर में मिल जाएगी। 10 लोगों से बात हुई है, पुलिस वेरीफाई कर लेती है कितने बजे आपसे बात हुई थी, किस सिलसिले में, ताकि पुलिस को ये अंदाज लग सके कि वो कहाँ गए होंगे। जैसे किसी ने बताया कि साहब बहुत परेशान लग रहे थे, ये कह रहे थे कि भाई मेरा मन करता है सब छोड़ के चला जाऊं, मैं हिमालय चला जाऊं, या मुझे डर लग रहा है, या मुझे जो है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, या कि साहब मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मुझे पता लगा है। तो ऐसा कोई काम करने के पहले जिन लोगों से बातचीत होती है, जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो रीज़न एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन लगभग रीज़न का पता लगता है, पुलिस उस दिशा में काम करती है। पुलिस ने जब वो जो 12 घंटे में या दिन में जिससे इससे बात की थी, उनको एक एक को वेरीफाई करना शुरू किया, बात खुल गई। बात खुली यूं कि पास में ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम नेहा था, उससे मनोज के संबंध तब से थे जब वो पुजारी का काम नहीं करते थे। जब उनके पिताजी पुजारी का दायित्व संभालते थे उस समय से उसके संबंध थे, और उसकी चाची का लास्ट फोन था और वहीं जाकर वो फोन स्विच ऑफ हुआ। पुलिस ने फौरन घर की तलाशी ली, खून लगे हुए कपड़े मिल गए, तमाम और चीज़ें जो हो सकती हैं वो जो एविडेंस के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं वो वहाँ पर बरामद हो गई। तब तक बवाल अपने चरम पर था, शबाब पर था। एक तो वो भाजपा का कार्यकर्ता थे, दूसरे एक बड़े शिव मंदिर के पुजारी थे। तो पुलिस ने फौरन घर वालों को, जो घर में मिले, उसकी चाची सुनीता जिसने लास्ट बात की थी, उसका भाई अमित, इनको गिरफ्तार कर लिया। नेहा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तब पूरी बात खुलकर सामने आई कि हुआ क्या था। फिर सारण रेंज के डीआईजी विकास कुमार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी घटना की, चूंकि घटना में बहुत ज़्यादा बवाल हो चुका था, बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि मनोज और नेहा इनके पुराने संबंध थे। कुछ दिन बाद घर वालों ने नेहा की शादी कर दी। नेहा अपने ससुराल चली गई। इस बात से बहुत व्यथित हुआ या बहुत परेशान हुआ पुजारी, लेकिन तब तक उसको पुजारी का काम दे दिया गया। जब शादी हो गई तो उसने घर पे भी जाना बंद कर दिया। वो ज्यादातर समय या ज्यादातर वो मंदिर में ही सोते थे, और तब तक 2 शिष्य भी हो गए उनके, तो वो भी सब 3-4 आदमी वहां सोने लगे, और मंदिर में वो मन लगाकर काम करने लगा। 7 दिसंबर को ऐसा हुआ कि 7 दिसंबर को नेहा की एक सहेली की शादी हुई। अपने ससुराल से उस शादी में शामिल होने के लिए वो आई। शादी होने के बाद नेहा और उसकी वो सहेली मंदिर में दर्शन करने गई।
गांव का धर्मस्थल है, लोग शादी विवाह जन्म मरण जहाँ सब में जाते हैं, वो दोनों भी गई वहाँ पर। सहेली की शादी के बाद जो मंदिर जाना होता है तो दोनों सहेलियां गई वहाँ पर। मनोज ने वहाँ उसे देखा। नेहा उसे कुछ इग्नोर कर रही थी। पूजा पाठ कराने के बाद जब नेहा बाहर निकलने लगी तो मनोज ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे अपनी तरफ अपनी बात कहने के लिए बताया ये गया बाद में, जो इन्वेस्टिगेशन में आया, कि ऐसे नहीं जा सकती हो, मेरी भी पूरी बात सुन लो। ऐसा उसने हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। हाथ छोड़ाकर नेहा और उसकी सहेली वहां से चले गए। उसकी सहेली ने ये बात अपने पति को बताई और ये बात नेहा के पति को भी पता लग गई। नेहा के पति अपने ससुराल यानी नेहा के माँ बाप भाई बहन से आकर इस बात की शिकायत की कि ये क्या बात है। अच्छा, जब आप किसी बात को पूछने के लिए या आप किसी बात का पता करने के लिए निकलेंगे तो 4 झूठी और 4 सच्ची बातें आपको आसपास टोले से, मोहल्ले से, गांव से, गिराव से पता लग जाएंगी। तो ऐसी ही कुछ बात नेहा के पति को भी पता लग गई। तो वो शिकायतन अपने ससुराल गए कि भाई ये क्या तमाशा है, शादी हो चुकी है, पहले इन लोगों का क्या था मुझे पता नहीं। वो अपनी सहेली के साथ गई थी, कैसे उसकी हिम्मत पड़ गई कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया मंदिर में, वहाँ और भी लोग थे, मेरी बदनामी हुई है, आप इसको सॉर्ट आउट कराइए कि आइंदा से इस तरह की कोई बात न हो। नेहा को मैं भी समझाऊंगा, डांटूंगा, फटकारूंगा। उनकी इस धमकी से घर वाले डर गए। नेहा से पूछताछ शुरू की घर वालों ने। नेहा ने यह बताया कि हाँ, हमारे पहले के जब कम उम्र के थे हम लोग, तब से इसके संबंध हैं, लेकिन शादी के बाद से ये मनोज पुजारी मुझे बहुत परेशान करता है और कहता है कि तुम्हारी जो फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स मेरे पास हैं वो मैं वायरल कर दूंगा। इसीलिए जब भी मैं मायके आती हूँ, मैं मंदिर दर्शन करने जाती हूँ, तब उससे बात करती हूँ, उसको समझाने की कोशिश करती हूँ या उससे ये कहती हूँ कि अब मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन फिर भी वो बात मानने को तैयार नहीं होता। चूंकि वो पुजारी था, बहुत उसका आसपास के उस गांव में बड़ा सम्मान था उसका। तो घर वालों ने सोचा कि ऐसे तो सार्वजनिक रूप से उसके साथ कुछ करने में फिर गांव पूरा टूटेगा और फिर बड़ी दिक्कत होगी। चाची से, नेहा की चाची से उसकी बात हुआ करती थी, क्योंकि वो बीच बचाव करती थी। नेहा चाची को शिकायत करती थी कि उसको मना कर दीजिए, या बहुत दिन होता फ़ोन नहीं उठ रहा है, कॉल रिसीव नहीं हो रही है या स्विच ऑफ हो जा रहा है, तो मनोज चाची से कहता था कि मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। मतलब इस तरह से जो बीच वाले का काम आदमी करता है कभी कभी। तय किया गया कि चाची उसे बुलाएंगी फ़ोन करके और घर पे बुलाएंगी, ये कह के बुलाएंगी कि तुम घर पे चले आओ, रात में आना, ताकि आने जाने वाले देखें नहीं, क्योंकि इसके पति को पता लगेगा तो वो बहुत नाराज होगा। आओ हम तुम लोगों का आपस में समझौता करा देते हैं। इसीलिए उन्होंने अपना, पुजारी ने अपना कपड़ा, वही अच्छा वाला कपड़ा, दूसरा सीसीटीवी में ये भी आया है कि ताला लगाने के बाद हैंडपंप पर अच्छी तरह से हाथ मुंह धोया और रात में ही, उस अंधेरे में ही बाल कंघी की, तब वो उस डायरेक्शन में निकले जिधर उसका घर था। बड़ी सामान्य सी बात है, अगर किसी पुराने आशिक को या आशिक को इस बात का मौका कोई दे रहा है कि आज उसे अपने उस महिला से जिससे उसका इश्क है उससे मिलना है, तो वो अच्छी तरह से सज धज के और
तभी वो जाएगा। इस तरह की सजावट दजावट करके और मनोज पुजारी उनके यहाँ गया। जैसे ही ये पहुंचा, नेहा के भाई, नेहा की चाची, नेहा के और जो रिश्तेदार हैं, और नेहा ने खुद इसे पकड़ लिया, भीतर के कमरे में बंद कर दिया, हाथ पैर बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूस दिया और दिन में 2-3 बार जाके हाथों पैरों से उसे मारते थे। उसे 4 दिन तक न खाना दिया, न पानी पीने को दिया। उनके दिमाग में शायद ये चल रहा था कि इसकी अगर बिना खाए पिए ही मृत्यु हो जाए तो हम चुपचाप फेंक देंगे और ये पता ही नहीं लगेगा कि मर्डर हुआ है। लेकिन वो मरा नहीं 4 दिन तक। उसके बाद चाची, भाई और बाकी लोगों ने मिलकर मारने की नीयत से गला भी दबाया, आंखें निकाल ली, जीभ काट ली, प्राइवेट पार्ट्स काट दिए, फिर तेजाब से उसके चेहरे को जला दिया। कोशिश की कि इसको कहीं दूर 10-20-50 किलोमीटर दूर बॉडी को डिस्पोज किया जाए, लेकिन तभी उसमें से बदबू आने लगी। और इत्मीनान से उन लोगों ने शाम को एक सफेद कपड़े में लपेट के एक मोटरसाइकिल में बीच में बिठा के, जैसे मरीज कोई ले जाता है, डिस्पोजल का ये तरीका मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि मोटरसाइकिल चला लेंगे, बीच में उस बॉडी को रख देंगे, पीछे एक आदमी पकड़ लेगा, कम्बल उड़ा देंगे, अगर कोई रोकता है तो तबीयत खराब है, अस्पताल ले जाना है, उसके आगे फिर कोई बोल अरे अरे जल्दी जाइए जल्दी जाइए, तब कोई पूछताछ नहीं करता है। वहां से ले गए और मंदिर से थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में लाश का डिस्पोजल कर दिया। और लाश मिलने के बाद मैंने आपको बताया, अफवाहों का बाजार पहले से गर्म था, अफवाहें फैल रही थीं। उसने एक सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया, भीषण बवाल हुआ, आसपास के जिलों की भी पुलिस इकट्ठा करनी पड़ी, किसी तरह से उसको कंटेन किया गया। घर में जितने भी लोग उस समय, अच्छा ये जैसे ही बॉडी मिली शाम तक, 16 की बात है, 17 और 18 तक सारी घटना का, बल्कि 17 की सुबह दोपहर तक जैसे ही CDR सब आई, सब चीजें एकदम क्लियर हो गई। लेकिन इस भारी बवाल के बाद, अब चूंकि बवाल हुआ, उसमें मुकदमे लिखे गए, तो पुलिस ने जो तमाम साक्ष्यों से मेरा तात्पर्य है, जो फॉरेंसिक एविडेंस मिलते हैं, जो खून आलूद मिट्टी मिलती है, जो ब्लड स्टेन्स दीवारों पे मिलते हैं, जो कपड़ों में उनके घर वालों के ब्लड सैंपल्स मिले, ये सब अकाट एविडेंस हैं। लेकिन चूंकि पुलिस ने कोई ब्रीफिंग इतने दिनों तक नहीं की थी, अफवाहें तूल पकड़ती गईं, तो इनिशियली जब पुलिस में रेंज DIG ने इसके बारे में बताया, विकास कुमार साहब ने, तो लोग इस पर कम यकीन कर रहे थे। आज भी कुछ लोग इसको कंट्राडिक्ट करते हैं, क्योंकि इसने एक राजनैतिक मामला ले लिया था, एक राजनैतिक और सांप्रदायिक स्वरूप इसने ले लिया था। बहरहाल ये सभी लोग गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। आज की घटना देखिए, आज की घटना शुद्ध रूप से, मूल रूप से पुलिस की घोर लापरवाही से हुई घटना है, घोर लापरवाही से। कारण उसका क्या हुआ? पहले तो आपने 3 बार तहरीर चेंज कराई, आदमी के दिमाग में ये शंका का बिंदु खुद ही पुलिस ने डाल दिया। दूसरा,
जब तक बॉडी नहीं मिली तब तक हत्या की एफआईआर या अपहरण की एफआईआर या जो वो लोग 364 आईपीसी में लिखाना चाहते थे उसकी भी एफआईआर, कोई एफआईआर नहीं लिखवाई है, नहीं लिखी पुलिस ने। तो दूसरा शंका का बीज लोगों के दिमाग में पुलिस की वजह से ये हो गया कि साहब ये किसी का फेवर कर रहे हैं, ये किसी नेता के कहने पे हैं। झूठ सही जो भी हो ये पुलिस जाने, लेकिन लोगों के मन में ये आशंका एक के बाद एक पुलिस की लापरवाही के कारण ये आशंका लोगों के मन में घर कर गई। अफवाहें फैलती रहीं। पुलिस की तरफ से अफवाहों का कोई खंडन नहीं किया। ये बड़ा मुख्य कारण है। पहला, पुलिस की लापरवाही। दूसरा, घटना के संबंध में या उसकी प्रोग्रेस के बारे में पुलिस ने कतई ब्रीफिंग नहीं की। आप आज तो बहुत सर्वसाधन संपन्न पुलिस सब जगह की है। अगर वो गुमशुदगी, वो एफआईआर लिखाने आए थे, एफआईआर लिख ली होती, इंस्पेक्टर साहब या एसडीओपी जो भी थे वो एक ब्रीफिंग करते, एक वीडियो जारी करते कि साहब इस तरह की एक घटना हुई है, पुजारी हैं, बड़ा सम्मान है इलाके में, गायब हो गए हैं। 2 लोगों से ये पूछताछ हुई है, उन्होंने बताया कि 12 बजे गए हैं रात में। ये भी बताया कि बाहर ताला बंद करके गए हैं। ये भी बताया कि साहब ज़बरदस्ती अपने 2 सेवादारों को जल्दी सोने के लिए कह के गए हैं। अगर ये बात पब्लिक डोमेन में आ गई होती तो पब्लिक का भी मन, पब्लिक का भी जो रोष है, पब्लिक भी इसमें विचार करती है कि ऐसा क्यों किया जा सकता है। तो अफवाहों को बल न मिलता, अफवाहों का खंडन करना चाहिए था। अफवाहें फैलती गईं और सांप्रदायिक तनाव बढ़ता गया, क्योंकि पुलिस ने कतई ब्रीफ नहीं किया, न प्रेस को, न पब्लिक को, न ही उनके परिवार वालों को। मतलब आप खुद सोचिए कि जब लाश के मिलने के 24 घंटे के भीतर पुलिस सही जगह पर पहुंच गई, कोई नई चीज पुलिस को नहीं मिलनी थी। पहले दिन भी उसको मोबाइल नंबर मिल गया था, सीडीआर निकाल लेते, उस दिन कितने बजे बंद हुआ, उसके 12 घंटे पहले या 24 घंटे पहले किससे किससे बात हुई, सबको फिजिकली बुला के या उनसे बातचीत करके टोह लेते, तो चाची का नंबर उसमें आ जाता। चाची से अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाता तब भी वो परिवार सतर्क हो जाता कि पुलिस को लगता है सही बात पता लग गई है, वो आदमी मरता नहीं। अगर किसी घर में कोई कैप्टिविटी में है, कोई मान लिया अपहरण किया हुआ है, उसको फिरौती के लिए किसी ने, और किसी दूसरे रीजन से पुलिस दरवाजा खटखटा दे, तो आप यकीन मानिए सब छोड़ के तुरंत भाग जाएंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि पुलिस को हमारे बारे में पता लग गया है, इसीलिए पुलिस यहां तक टोह लेने के लिए आई है। तो अगर उस समय चाची को बुला के कि भाई आपने कॉल की थी, क्या उससे बात हुई थी, किस पर्पज से आपने उनको कॉल किया था, दरवाजे पर पहुंचकर या थाने पर बुला के ये पूछताछ होती, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उस घर में कि उसकी जान ले लेते, क्योंकि 4 दिन रखने के बाद उसे मारा गया था। जो काम पुलिस ने मृतक के सीडीआर की विवेचना और चाची के मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, जो 16 तारीख को किया गया लाश मिलने के बाद, वो 10 को भी किया जा सकता था। 16 तारीख को कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज एक्स्ट्रा नहीं हुई थी जो 10 तारीख को नहीं हो सकती थी, और तब ये जान बच जाती, बवाल नहीं होता, पुलिस को फायरिंग नहीं करनी पड़ती, और असलियत लोगों के तक पहुंच जाती, तो ये तनाव भी नहीं बढ़ता। मेरे अपने विचार से, इतनी लंबी सेवा के आधार पर मैं कह रहा हूं कि इस पूरी घटना की जिम्मेदारी पुलिस की है, और
जितना मैं इस घटना के संबंध में समाचार पत्रों में, मीडिया में, इंटरनेट के कंटेंट में जितना मैं देख पाया हूँ कि पूरी घटना की जिम्मेदारी पुलिस की लापरवाही है। पुलिस को उसकी अकर्मण्यता के लिए प्रारंभिक जांच कराकर दंडित किया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई अभी तक हुई कि नहीं हुई, मैंने कहीं नहीं देखा, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी तक कोई कार्रवाई उनके विरुद्ध नहीं हुई, लेकिन उन्हें दंडित जरूर किया जाना चाहिए कि उनकी लापरवाही से इतना बड़ा बवाल हो गया। बाकी सब चीजों को परसू करने से ये भी मुझे जानकारी हुई कि सारण रेंज के डीआईजी साहब, जो भी श्री विजय कुमार साहब थे, विकास कुमार साहब, इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट के पहले पुलिस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ही नहीं है कहीं पर कि पुलिस अधीक्षक ने कुछ ब्रीफ कर दिया हो, पुलिस उपाधीक्षक ने कुछ ब्रीफ कर दिया हो, इंस्पेक्टर ने ही बुला के ब्रीफ कर दिया हो। इंस्पेक्टर भी ब्रीफ कर सकता है ये कह के अपने सीनियर अधिकारियों को कि साहब बड़ा दबाव पड़ रहा है, जो बात अब तक पता लगी है उसमें कहीं विवेचना में, अगर वो इन लोगों को बता दूंगा तो विवेचना में कहीं इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप थाने पर बुलाइए, आपके पास आने के लिए हमेशा लोग कैमरा लेके तैयार है, मोबाइल लेके तैयार है, हाथ वाला जो वो आईडी है वो लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप एक बार खबर कराइए कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ इस सिलसिले में, 20 लोग आ जाएंगे, आप उनको बताइए कि साहब अब तक ये हुआ है। कोई बयान मुझे नहीं मिला डीआईजी रेंज सारण से पहले का, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी ने नहीं दिया है, जबकि जिले के एसपी, एसडीओपी या इंस्पेक्टर को ऐसे संवेदनशील, देखिए मामला अपने आप ही संवेदनशील हो गया जब इतने प्रतिष्ठित मंदिर का एक पुजारी गायब हो गया, एक धार्मिक व्यक्ति है, इमाम गायब हो जाए, पुजारी गायब हो जाए, पादरी गायब हो जाए, ऐसे किसी भी संस्थान का जिससे जिसकी लोगों में बहुत आस्था है, उससे संबंधित कोई व्यक्ति अगर गायब हो गया तो वो मामला, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी संवेदनशीलता अलग है, लेकिन उसका गायब होना ही बहुत ही गंभीर संवेदना, बहुत ही गंभीर संवेदनशीलता से लिया जाना चाहिए था। लेकिन किसी ने इस संबंध में कोई ब्रीफिंग नहीं की। ब्रीफिंग की गई होती तो अफवाहों के इतने पर न लगते। हर रोज हर घंटे नई तरह की अफवाह चलती रही और इतना भीषण बवाल हो गया। अगर आपको जितनी जानकारी, जरूरी नहीं कि आपको 3 दिन में अपराधी ही मिल जाए, लेकिन ये तो पता लग गया था कि रात में 11 बजे गए, ये भी पता लग गया था कि 11:40 पर ताला बंद किया, ये भी पता लग गया कि जिन कपड़ों से वो बाहर निकले हैं वो शयन वाले कपड़े नहीं थे, यानी उनकी तैयारी ही थी ऐसे जाने की। ये भी पता लग गया कि जाने के पहले हैंडपंप पर पानी निकाल कर मुंह साफ करके और कंघी से अपना कंघा करके, यानी साफ सुथरा होके वो आदमी निकला है। अगर ये फैक्ट भी पब्लिक में आ गया होता तो पब्लिक भी दिमाग लगाती है कि रात में ऐसे कैसे कोई जाता है और क्यों जाता है, जान पहचान वाले के यहाँ गया होगा, कोई जबरदस्ती खींच के नहीं ले गया। बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से फिर अफवाहें फैलना बंद होती हैं। तो इतनी बड़ी घटना न होती और हो सकता है उसकी जान भी बच जाती। आज के लिए इतना ही। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत भी होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।